गांव में अकेली रह रही रामकली जी कभी कभी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों को याद करके रोने लगती हैं, लेकिन फिर वह खुद को संभालती हैं और कहती हैं कि शायद किस्मत को यही मंजूर था, क्योंकि उनके पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। तब से वह अकेली ही गांव वाले घर में रहती थी। उनके दो बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। वह अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ शहर में रहते थे। बड़ा बेटा बिजनेस करता था और छोटा बेटा नौकरी करता था। वह कभी कभी ही माँ से मिलने आते थे। वह अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि माँ की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। एक बार रामकली जी बीमार हो गईं। उन्हें अपने बेटे और बहू की ज़रूरत थी, लेकिन बेटे और बहू नहीं आए। इसी बात से रामकली जी को बहुत दुखी हो गईं। रामकली जी की तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं थी। कई दिनों से उनको बुखार आ रहा था। वह अकेले कमरे में लेटी हुई थी और अकेले ही अपने इस बुढ़ापे की जंग को लड़ रही थी। उनके पति तो 4 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब बेचारी वह अकेली ही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला रमन आता है और रामकली जी का हाथ पकड़कर देखता है तो कहता है, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वह फटाफट से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करता है। गांव में तो अस्पताल था नहीं। गांव के ही पास एक कस्बा है, उसमें एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है। तो वह रामकली जी को इस अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाता है और साथ में रामकली जी की दूर की ननद, जो कि उनके पड़ोस में ही रहती हैं, उनको भी साथ में ले लेता है। गांव में अस्पताल में बहुत भीड़ होती है। रामकली जी का नंबर भी थोड़ी देर बाद आया। बुखार की वजह से रामकली जी का पूरा शरीर कांप रहा था। आंख एकदम से लाल हो गई थी। जब वह डॉक्टर को दिखाने जाती है, डॉक्टर उनका अच्छे से चेकअप करती है और कहती है, यह बुखार आपका साधारण नहीं है, आपको अंदर से कोई समस्या है, आपको कोई बड़ी बीमारी समझ में आ रही है। इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि बार बार बुखार आ रहा है। डॉक्टर पर्ची पर कुछ टेस्ट लिख देता है और रामकली जी को पकड़ा देती है। रामकली जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए उनको वह रिपोर्ट और टेस्ट समझ में नहीं आता है। इसलिए वह रमन को पर्ची दे देती है कि बेटा तुम यह मेरे टेस्ट करा दो। कहने को तो रामकली जी का भरा पूरा परिवार है। दो दो बेटे, दो दो बहुएं हैं, नाती पोते सब हैं, पर घर में पर कोई भी दुख तकलीफ में उन्हें देखने वाला नहीं है। कोई पूछता भी नहीं, माँ तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने आज क्या खाया। अरे बेटे तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, किसी को भी अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र नहीं है। रमन उसके पति के दोस्त का बेटा है, जो कि पड़ोस में ही रहता है और रामकली जी की देखभाल करता रहता है। रामकली जी जैसे तैसे अपने बेटे को खबर भिजवा देती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, तो तुम दोनों में से कोई एक गांव आ जाओ और मुझे शहर ले चलो। गांव में उतने अच्छे से चेकअप नहीं हो पाएगा। तुम दोनों शहर में ही रहते हो तो मेरा अच्छी तरह से चेकअप भी करवा दोगे और पता भी चल जाएगा कि क्या बीमारी है, बार बार बुखार क्यों आ जाता है, बार बार क्यों बीमार पड़ जाती हूँ। फिर रामकली जी 4 दिन तक अपने बेटों का इंतजार करती हैं, पर दोनों में से एक भी बेटा
रामकली जी को ना तो लेने आया और ना ही उन्हें डॉक्टर को दिखाया। बाद में जब रामकली जी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वह किसी तरह से खुद को रमन की मदद से अस्पताल ले जाती हैं और 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बार बार बुखार आने की वजह से आपको बहुत कमजोरी आ गई है, आपके शरीर में खून की कमी है। बुखार के साथ साथ ठंड हो रही थी जिसकी वजह से डेंगू हो गया है। उसके लिए आपको कुछ दिनों तक अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा और लगातार चेकअप करवाना पड़ेगा, जिससे हम देखते रहेंगे कि आपको और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। डॉक्टर की बातें सुन करके रामकली जी को चक्कर आ जाता है और वह कुर्सी पकड़ कर के बैठ जाती हैं। कहती हैं, एक तो यह बुढ़ापा, ऊपर से यह बीमारियां, अब तो जीने का मन नहीं करता। तुम तो ऊपर चले गए, मुझे भी साथ ले जाते, मुझे क्यों इधर अकेले छोड़ गए। रामकली जी एक बार फिर से अपने बेटों को फ़ोन लगाती हैं और बताती हैं कि डॉक्टर ने कई बार चेकअप करने के लिए कहा है, तो तुम दोनों में से कोई एक आ जाओ और मुझे साथ ले चलो। शहर में अच्छे डॉक्टर होते हैं तो अच्छे से तुम दोनों दिखा दोगे, इधर मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। और रामकली जी के हाथ कांप रहे थे। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि इतनी सारी बीमारियों का इलाज करवा सकूं। बेटे की बात करते समय रामकली जी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तो बड़ा बेटा चंदन कहता है, अरे माँ, आपको तो पता है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। मेरा कपड़ों का बिजनेस है और अभी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अगर मैं अभी छुट्टी ले लूँगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। मैं दुकान तो बंद नहीं कर सकता क्योंकि शादियों के सीजन में ही सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। ऐसा करो माँ, आप साहिल के पास चली जाओ, उसकी तो नौकरी है तो उसको तो छुट्टी मिल ही जाएगी। मेरा तो बिजनेस है तो बहुत मुश्किल से छुट्टी मिल पाती है। रामकली जी जब अपने बड़े बेटे की इस तरह की बातें सुनती हैं तो आंखों में आंसू बहने लगते हैं और सोचती हैं, मैंने कितने मन से अपने बेटे को फ़ोन किया था, मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आकर के मुझे देख ले, और उसने तो फटाक से मना ही कर दिया। उसका जवाब सुनकर वह सोचने लगती हैं कि बूढ़ी माँ गांव में अकेली रहती हैं, अकेले ही घर का काम और खाना बनाती हैं। जब तक स्वस्थ थी तब तक तो मैंने अपने बेटों से कभी नहीं कहा कि तुम आओ और मुझे देखो, पर आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने फ़ोन किया। अभी वैसे तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, पर अभी बीमार पड़ गई हूँ तो अभी देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ देर तक रामकली जी सोचती रहती हैं। पहले तो उनका मन हुआ कि वह अपने छोटे बेटे को फ़ोन नहीं करेंगी, हो सकता है वह भी मना कर दे, लेकिन फिर यह सोचकर फ़ोन कर देती हैं कि शायद वह आ जाए, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा है, किसी ना किसी बेटे को तो आना ही पड़ेगा, मुझे दिखाना ही पड़ेगा, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी। फिर रामकली जी अपने छोटे बेटे साहिल को फ़ोन मिलाती हैं तो उधर से उसकी पत्नी प्रिया फ़ोन उठाती है। रामकली जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने चेकअप करके बहुत सारी बीमारियां बता दी है और कह रहे हैं कि तुम्हें जल्दी ही अस्पताल में कुछ दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा, तो किसी अपने को बुला लो। बड़े वाले बेटे के पास तो समय ही नहीं है, वह दुकान अभी बंद नहीं कर सकता।
उसने आने से मना कर दिया है। तुम तो साहिल को भेज दो और मुझे दिखा देगा। प्रिया कहती है, माँ जी ये अभी तो ऑफिस गए हैं और उनके पास तो अभी बिल्कुल भी छुट्टियाँ नहीं हैं। ऑफिस की सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग शिमला घूम कर आए हैं। अब इनको इतनी जल्दी छुट्टियाँ भी नहीं मिलेंगी। ऑफिस से अब बहू फ़ोन रख देती है। और रामकली जी दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं, बेटा साहिल, कल बहू से बात हुई थी। उसने तो तुझे बता ही दिया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें बुलाने के लिए फ़ोन किया था, पर प्रिया बता रही थी कि तुम्हारे पास अब छुट्टी नहीं बची है। तू घर पर नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, पर इलाज के लिए थोड़े से पैसे ही भेज दो, क्योंकि इलाज में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। मैंने अभी तक तुम दोनों भाइयों से खर्च के लिए कभी पैसा नहीं मांगा, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तेरे पिताजी की थोड़ी बहुत जो पेंशन मिलती है उसमें मैं अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन आज बीमारी में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने पैसे बचा करके रखे थे वह तो तुम्हें पता है। पिछले महीने पोते का जन्मदिन था तो उसने साइकिल खरीदवा लिया जो 15,000 रुपये की थी, वह भी ख़त्म हो गए। और तेरे पिता की जो पेंशन आई है उससे मेरा खाने पीने का खर्चा तो चल जाता है, पर अभी इलाज में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो वह मेरे पास नहीं है। तू थोड़े से पैसे इलाज के लिए भेज दे। तो साहिल ने कहा, माँ अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, इतने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अभी हम घूम फिर के आए हैं तो अभी तो हाथ बहुत टाइट चल रहा है। अगले महीने में कुछ जुगाड़ कर दूंगा। और फ़ोन को काट देता है। रामकली जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। वह सोच रही थी कि मैंने अपने इन दोनों बेटों को कितने प्यार से पाला, कितने अरमानों के साथ दोनों को बड़ा किया, पर आज मुसीबत में दोनों किसी भी तरह से मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इन बेटों पर तो मैं अपनी जान छिड़कती थी, जो बोलते थे वह करती थी। हमारे पास भले ही किसी चीज़ की कमी हो, पर अपने बच्चों को हमने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज वही बच्चे माँ के सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बीमार माँ को देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तभी रमन उधर आता है। रमन का रामकली जी के घर तभी से आना जाना है जब उसके पिताजी रामकली जी के पति के साथ गांव में खेती बाड़ी का काम साथ मिलकर संभालते थे। जब वह छोटा सा था तभी से वह रामकली जी के घर आता है, तो वह रामकली जी को बहुत अच्छे से जानता है और उनको बहुत मान सम्मान देता है। जब उसने देखा कि माँ जी रो रही हैं तो वह समझने लगता है, अरे माँ जी आप मत रो, कोई बात नहीं, भाई साहब नहीं आए तो उनके पास शायद कोई काम होगा इसलिए नहीं आ पाए। चलिए मैं आपका इलाज करा देता हूँ। और रमन रामकली जी को अस्पताल में लेकर जाता है, उनको भर्ती करा देता है और दिन रात सेवा करता रहता है। रामकली जी अस्पताल में पलंग पर लेटी लेटी सोचती रहती हैं कि वह समय कितना अच्छा था उनका। सभी लोग थे घर में, सास ससुर ननंद देवर, एक भरा पूरा परिवार था। रामकली जी के पति गांव में ही टीचर थे। उनकी एक नौकरी में पूरे घर का खर्चा चलता था और खर्चा आराम से चल जाता था,
पति भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, उनका बहुत मान सम्मान करते थे। रामकली जी उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखती थी, उनकी पूरी सेवा करती थी, कोई कमी नहीं होने देती थी अपने सास ससुर की सेवा में। सुबह चाय नाश्ता बनाने से लेकर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, घर की साफ सफाई करना, सब कुछ रामकली जी ही संभालती थी। आस पड़ोस के सभी लोग रामकली जी की बहुत तारीफ करते थे कि देखो उसने इतने बड़े घर परिवार को कितने अच्छे से संभाला हुआ है, सारे काम करती है। कुछ समय बाद रामकली जी के 2 बेटे हो गए। धीरे धीरे समय निकल जाता है, रामकली जी के बच्चे बड़े हो गए, नौकरी भी करने लगे, शादियां भी हो गईं और सब अपने अपने परिवार को ले करके शहरों में जा कर के बस गए। इस बीच रामकली जी के पति भी उन्हें छोड़कर चले गए। बीच में बेटे और बहू उनके क्रियाक्रम करने के लिए आए। 10 से 15 दिन रुक करके सब वापस चले गए। पिता के जाने के बाद किसी बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ से यह भी नहीं कहा कि माँ तुम गांव में अकेली कैसे रहोगी, कैसे खाना बनाओगी, कैसे काम संभालोगी, तुम अब हमारे साथ शहर ही चलो। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को ले करके शहर चले गए। बेचारी बूढ़ी माँ को गांव में ही छोड़ गए। अब बस फॉर्मेलिटी के लिए के नाम पर कभी कभी अपनी माँ से 1 या 2 महीने में मिल जाया करते थे। और आज तो हद ही हो गई, जब मैं इतनी बीमार हो गई तब भी दोनों बेटों को अपनी बीमारी के लिए समय नहीं, इतने बुढ़ापे पर भी अपनी माँ को देखने नहीं आ रहे हैं। इधर रमन रामकली जी की पूरी तरह से देखभाल करता है, अस्पताल से ले करके घर तक उनके खाने पीने का इंतजाम करता है, उनकी दवाइयों को समय पर देना, सारा काम रमन ही करता है। रमन ने ही रामकली जी के इलाज के लिए सारे पैसों का इंतजाम किया था। रामकली जी कहती हैं, बेटा मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगी, अभी तो तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही आएंगे मैं थोड़ी थोड़े करके तेरे पैसे वापस कर दूंगी। तो रमन कहता है, अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बचपन से ही आपकी गोदी में खेला हूँ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए और पैसे लेने की कोई जल्दी नहीं है। आप अच्छे से पहले ठीक हो जाइए, जब आपके पास पैसे हों तब दे देना। आप मेरे पैसों की वजह से बिल्कुल भी चिंता मत करना, मुझे पैसे लेने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, बस आप ठीक हो जाइए, मैं यही चाहता हूँ। रमन एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, सबकी मदद करता था, चाहे वह तन से हो या धन से हो। यह बात रामकली जी भी बहुत अच्छे से जानती थी। हर किसी की मदद करने के लिए रमन हमेशा तैयार रहता था। इन सब के बीच दोनों बेटों का एक बार भी फ़ोन नहीं आता है। शायद इस बात से फ़ोन नहीं करते हैं कि अभी माँ बीमार है, अगर अभी हम फ़ोन करेंगे तो वह हमसे पैसे मांगने लगेंगी, कहीं फिर से हमें गांव आने के लिए न कहने लगें। उनकी बीमारी वही जाने, हम क्यों देखें। एक भी बेटा फ़ोन करके माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछता है। धीरे धीरे तो वह किसी तरह से अपने बेटों के पास एक दिन रमन से फ़ोन करवा देती हैं कि वह कल घर में हवन और पूजा रख रही हैं, पूजा के बाद ही अपनी जायदाद का बंटवारा करने वाली हैं। जब बेटों को यह खबर मिलती है तो वह शाम को ही अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाते हैं। रामकली जी दोनों बेटों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी तो एक भी बेटा नहीं आया, दोनों ने बहाने मार दिए।
एक को समय नहीं है, दूसरे का नुकसान हो जाएगा। रामकली जी अपने दोनों बेटों से कहती हैं, बेटा आज तुम्हें कैसे समय मिल गया? तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी मिल गई और अब तुम्हारा कोई शादियों का सीजन तो नहीं चल रहा था जिसे तुम छोड़कर आ गए। नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। चलो अच्छा है, अब जब तुम दोनों आ ही गए हो तो मैंने ज़मीन और जायदाद का बंटवारा कर लिया है। वैसे तो अब तुम उसको अच्छी तरह से जान लो, समझ लो। मैंने अपनी वसीयत में तुम दोनों को गांव वाली जायदाद से बेदखल कर दिया। सारी ज़मीन जायदाद रमन के नाम कर दी है। शहर में जो घर है वह तुम रखो, पर गांव की ज़मीन और घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। अरे नालायक, किस मुंह से तुम अपना हक लेने आए हो? तुम मैं जरा सी भी शर्म नहीं आई है अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ने में, उसकी बीमारी में भी उसका साथ न देने में। मैंने तुम दोनों को कितनी बार फ़ोन किया, कितनी बार बुलाया कि मेरे दोनों बेटों में से कोई तो आ जाए, कोई तो बूढ़ी माँ की मुसीबत में साथ दे, कोई तो उसे अपना कहे। मुसीबत में सबसे ज़्यादा याद अपनों की आई है और तुम दोनों ने तो मुझे पराया कर दिया। और वही मेरी गांव की सारी ज़मीन का, घर का मालिक होगा। उसने मेरी एक बेटे की तरह सेवा की है। जिस तकलीफ में मेरे बेटे काम नहीं आए हैं, तब मुझे रमन ने सहारा दिया। एक बेटे की तरह अस्पताल ले गया, चेकअप करवाया, समय से दवाइयाँ दी, रात दिन मेरी सेवा की, खाने पीने का इंतजाम किया और उसने पैसों का भी इंतजाम किया। तुम सब तो जानते हो कि रमन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। अरे भैंस ही तो है उसके पास जिसका दूध बेचकर और थोड़े से पैसे कमाता है। घर का खर्च भी चलता है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते, लेकिन फिर भी उसने पैसे देने से मना नहीं किया, पूरे मन से मेरी सेवा की। इसलिए मैंने रमन को अपनी वसीयत का वारिस बनाया है। तो दोनों बेटे गुस्सा होकर के कहते हैं, माँ तू तो सठिया गई है, बीमार क्या हुई, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सारी ज़मीन जायदाद इस आदमी को दोगी जो हमारे पिताजी के साथ खेती में काम करता था? ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। रामकली जी गुस्से में कहती हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकती? जब मैंने तुम्हें बुलाया था, मुझे ज़रूरत थी, तब तो तुम दोनों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। लेकिन आज ज़मीन जायदाद और जेवर के बंटवारे की बात आई, तुम दोनों सुबह से शाम भी नहीं हुई और घर पर उपस्थित हो गए। इसको मैंने अपना बेटा मान लिया है। अरे नालायको, मैंने तो तुम दोनों को जन्म दिया है, तुम दोनों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी एक बार तुम दोनों ने मेरे लिए नहीं सोचा कि बीमार बूढ़ी माँ गांव में कैसे रह रही होगी, कैसे काम कर रही होगी। अरे सेवा करना तो दूर, थोड़े से पैसे मांगे थे, वह भी देने से मना कर दिया। शुक्र करो रमन का जिसने मुझे बचा लिया। अगर यह आज मुझे ठीक से नहीं देखता, पैसे नहीं देता इलाज के लिए, तो आज मैं जिंदा नहीं खड़ी होती। जब यह बातें रामकली जी अपने बेटे और बहू को कह रही थी, तब दोनों बेटे और बहू शर्म से गर्दन झुकाए खड़े हुए थे। वह सोच रहे थे कि अब माँ से कुछ कह नहीं सकते हैं, और दोनों बेटे बहुए अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और सोचते हैं कि माफ़ी मांगने से शायद माँ का इरादा बदल जाए। लेकिन माँ ने एक बार जो सोच लिया वह नहीं बदली, ना ही अपनी गांव की ज़मीन और जायदाद अपने दोनों नालायक बेटों को दिया। कुछ घंटे गांव में रहने के बाद दोनों बेटे बहू अपने शहर चले गए।
अब रमन उनका और भी अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि जब माँ जी ने सब कुछ उनको ही दे दिया और अपना तीसरा बेटा बना दिया, इसलिए रमन रामकली जी के घर में ही रहने लगा, दिन रात सेवा करता। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका अंतिम संस्कार भी रमन ने ही किया। तो दोस्तों, रामकली जी ने अपने बेटों और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।